बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद तजिया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो है PDM के साथ जो इस वक्त खेल चल रहा है पाकिस्तान में, उसके मौजू पर हम बात करेंगे। अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए हैं जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में, और मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा ही ज़ोरदार झटका लग गया है और इस वक्त PDM जो है ना इंतशार का शिकार है। पीपल्स पार्टी ने पर इल्ज़ाम लगाया नून लीग ने कि ये सरकारी अपोजिशन बनने जा रही है। इसके साथ साथ मुल्क में पेट्रोलियम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। नदीम बाबर जो हैं मावन ख़ुसूसी से जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम में फारिग कर दिया गया है। लेकिन पेट्रोलियम का मसला फिर वहीं का वहीं है। इन दोनों के हजरात से जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और तीसरा जो सबसे अहम मौजू है वो है मोदी का दौरा बांग्लादेश। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गया हुआ है, 2 रोज़ा दौरे पर। वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जो उनका बानी बांग्लादेश है, उसकी 100वीं सालगिरह की तकरीबात जारी हैं, लेकिन अवाम ने इसको बड़े आड़े हाथों लिए। चिटागंग में पुलिस की फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि ढाका में स्टूडेंट की जो यूनियन है, इसके अलावा जो इस्लामिक तंजीमें हैं, उनका शदीद तरीन एहतजाज जारी है और मोदी के पुतलों को जूतों के हार पहनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश में इस वक्त पूरी सार्क सरबराह मौजूद है, उसमें श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान, उन तमाम के सरबराह मुमलिकत वहाँ मौजूद हैं और उनकी 100 साला तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। तो हम जनाब कुरैशी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि अपने टॉपिक का आगाज़ इन तीनों टॉपिक्स में से जो उनको बेहतर लगे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और रोज़मर्रा की मामूलात ज़िंदगी में आप मसरूफ़ अमल होंगे। जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है कि आपके रोज़मर्रा के मामलात वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये मुबारक बहुत महीना चल रहा है, बरकत वाला महीना चल रहा है। तो कल मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि आज यहाँ पर शब बारात है। आज नहीं, यहाँ पर भी कल है शब बारात, यानी कि इतवार और पीर की दरमियानी शब जो है शब बारात, रात में जागने की रात होगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट डे पाकिस्तान में होगी। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अपनी दुआओं के अंदर आलम इस्लाम मुसलमानों की तरक्की कामयाबी की दुआ मांगे। उसी तरह अपने वतन पाकिस्तान के लिए ये दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे रासुल अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का दिफा करने वाले और ताफ़ुज़ नामूस रिसालत पे मर मिटने वाले हुक्मरानों की हुकूमत अता फरमा, और हम भी यही किरदार अदा करें तो इंशाअल्लाह हमारे ऊपर सच्चे हुक्मरान जो है वो नामजद किए जाएंगे। जहाँ तक बात यह है, मैं आज नीचे से चलता हूँ मोदी सरकार से लेके। हम पाकिस्तान में तो रोज़ाना बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये देखना है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो जो दौरा कर रहे हैं बांग्लादेश का, जो कि बांग्लादेश बना है पाकिस्तान टूटने के बाद, और ये पाकिस्तान का एक बाजू था, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, ये एक हमारा बाजू जो टूटा है, जो हमसे जुदा हुआ है, और उसके बाद जुदा होने के बाद वहाँ पर जो तरक्की और जो इकनॉमिकली डेवलपमेंट वहाँ हुई है, अगर हम उसके ऊपर तज्जिया करें, उस पर गौर करें तो बड़ी तेज़ी से ऊपर गया है। जिस वक्त पाकिस्तान 2 लाख हुआ था, बांग्लादेश मौरिज़ वजूद में आया था, उस वक्त टके की कीमत जो थी वो पाकिस्तानी 1 रुपये में 2 टके आते थे, और आज वहाँ की इकनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे 2 रुपये से भी ज़्यादा हमें देने पड़ते हैं तो हमें 1 टका मिलता है, यानी कि 71-72 टका का जो है $1 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे यहाँ इस वक्त डॉलर की क्या कीमत है, बल्कि इससे भी थोड़ा कम आ गया है। और जो GDP है वहाँ की वो बहुत तेज है। हमारे दुनिया भर से जितने भी जो बांग्लादेश के लोग हैं, हम यहाँ मलेशिया में बैठे हुए हैं, हम देखते हैं कि जनाब अली वो अपने मुल्क को रेमिटेंस भेजते हैं, बाकायदगी से भेजते हैं और लीगल तरीके से भेजते हैं। तो अब हम जिनको भूखे बोलते थे, जब ये
बाइफरकेट हुआ तो ये जो पाकिस्तान में लोग आए, पाकिस्तान की मोहब्बत ने वहां से माइग्रेट करके उनको बोलते थे भूखा बंगाली, मुर्गी चोर, समझे ना। ये उनके टाइटल हमारे मुल्क के वतन पाकिस्तान वालों ने दिए थे। और वहां जाकर जो कुछ हुआ था, हमारे बात फिर आ जाती है इदारों के ऊपर चली जाती है। जो कुछ भी हुआ वो आपको पता है कि बांग्लादेश क्यों बना, किसने जनाब अली गेम किया, किसने खेल खेला और कौन जिम्मेदार था, कौन उस वक्त सरबराह था, किसके हाथों में मुल्क की बागडोर थी। तो ये सारी हिस्ट्री में हम जाएं तो हमें बड़ा दुख होता है। और जब हम यहाँ होते हैं दियारे गैर के अंदर तो इस दुख का एहसास ज्यादा होता है, क्योंकि जब लोग कहते हैं बांग्लादेश, यार ये हमारा बंगाली भाई है, वो भाई किस तरह से हमने उनको फरामोश किया और आज वो कहां पहुंच गए और हम कहां खड़े हुए। एटमी कुव्वत होने के बावजूद हमारे पासपोर्ट की वो हैसियत नहीं है यहाँ मलेशिया के अंदर जो बांग्लादेश के पासपोर्ट की हैसियत है। ये बड़े अलमिया की बात है, ये सोचने की बात है हमारे हुक्मरानों के लिए भी और हमारी आवाम के लिए भी। अब बात करते हैं मोदी सरकार का दौरा। वहां पे मैं खुद बांग्लादेश गया हूं और मैंने वो शेख मुजीबुर रहमान की वो घर देखा है जिसमें उनको जनाब अली गोलियों से छन्नी कर दिया गया था और उनको मारा गया था, वहां पर उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया था। तो आज वहां पर मोदी सरकार जो सरकारी दावत पे वहां गए हैं, सरकारी दावत पे वहां गए हैं, उनको वहां बुलाया गया है और भूटान, मालदीव और दूसरे जो करीबी सारे मुल्क, ये छोटे छोटे तमाम जो सार्क के लोग वहां पहुंचे हुए। अब आप ये देखिए कि बांग्लादेश के अंदर सार्क के सारे लोग पहुंचे हुए और मोदी वहां पर जा रहे हैं उसको हेल्प करने के लिए। और ठीक है, अवाम का रद्द अमल है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश के अंदर जो जिसे कह सकते हैं कि वो जो इक़दाम उस वक्त हुए थे उसको नापसंद करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर सतह पर, बिजनेस की सतह पर भी और दूसरे मामलात की सतह पर भी। अब आप ये देखिए, हम पाकिस्तानी हर वक्त ये रोना रोते रहते हैं कि हमारे पड़ोसी जो है ना वो हमारे अच्छे नहीं है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने पड़ोसियों को किस तरह से अच्छा बनाएं। इसी तरह से जिस तरह से बांग्लादेश और इंडिया आज एक दूसरे के पड़ोसी है। बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक मुल्क है। इंडिया जो है वो सेकुलर है जिस तरह से। इसी तरह से हम इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात खराब है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह की अगर हम डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ हम बात करते हैं मोदी सरकार का दौरा वहां का और वहां के ऊपर जो एजुकेशन हो रहा है। एजुकेशन जो लोग करने वाले हैं वो हुकूमत मुखालिफ लोग हैं। तो जो हुकूमत मुखालिफ लोग हैं वो उसके मोदी को जो है ना वहाँ बुलाना पसंद नहीं करते। नहीं सर, वो आपने सर ये चीज़ देखी नहीं है। वो हुकूमत मुखालिफ तो है ही है, लेकिन ज़्यादा उसमें इस्लामिक लोग हैं और वो मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और भारत एक सेकुलर कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक हिंदू मुल्क है, वहाँ पे हिंदुत्व को प्रमोट किया जा रहा है। मैं आपकी नहीं, जो भारत का जो लॉ कहता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भारत में लॉ जो भारत अमल कहाँ होता है? जो देखिए, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है आप कहते हैं ना, मैं कहता हूँ नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ नहीं है। नहीं सर, क्यों नहीं है? मैं दावे से आज कह रहा हूँ पाकिस्तान सिर्फ नाम का इस्लामिक कंट्री है। आप ये बताइए, बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी, सारी चीजों को वहाँ प्रमोट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? तो अगर वो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं तो ठीक है, उनका मजहब है, उनका धर्म है। नहीं, आप देखते हैं ये जो एहतजाज हो रहा है ये बेसिकली इस्लामिक थॉट के लोग जो हैं, जो इस्लाम जो मुसलमानों का कत्लेआम किया था इसने मोदी ने, तो इसका रिएक्शन है। इस वक्त जो आपको पता है कि बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर रोज वहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। और वहाँ जो कलकत्ता है, बंगाल है, जो मशरकी बंगाल है जो इसके साथ लगता है, मगरबी बंगाल, ये जो भारत के साथ लगता है, भारत के अंदर जो मौजूद है, वो टोटल मोदी के खिलाफ। इवन वहाँ के जो रहने वाले हिंदू लोग हैं, जो बड़े जात के हिंदू कहलाते हैं, वो इनको निचली जात के लोग कहते हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि देखिए अभी अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बड़े बड़े इस्लामिक लीडरों को वहां पर फांसी दे दी गई। अभी तो ये इसी जो हसीना वाहिद ने दी, इसने हमारे जमात इस्लामी को खत्म कर दिया। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो इस्लामिक ज़हन रखने वाले जो आज भी
अपने दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत रखते हैं, वहाँ बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है ना, नाम तो इस्लामिक है ना, नाम इस्लामी। आपको पता है इसका वज़ीर खारजा जो अभी पिछला था, उसने क्या अनाउंस किया था? क्या किया था? उसने ये अनाउंस किया था कि हम बहुत जल्द इस्लामिक कंट्री से निकलने वाले हैं, हम अपने आप को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर नहीं करना चाहते। निकलने वाले हैं, निकले तो नहीं है ना, हम तो इस्लामिक कंट्री होते हुए सारे इक़दाम इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। अगर आप अपनी हुकूमत की बात करें, मौजूदा हुकूमत की आप बात कीजिए, मोदी का, हम मोदी की बात कर रहा हूँ ना, तो आप कह रहे हैं कि आपने गलत दर्जिया किया, इसलिए मैंने ये बात की। गलत नहीं, मैं कह रहा हूं जो 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 एक जो मलेशिया है, क्या है? इस्लामी मुल्क, इस्लामी मुल्क है, तो मैं इस्लामी मुल्क ही कहूंगा ना भाई। तो यहाँ पर भी तो सब कुछ होता है। मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो इस्लामी मुल्क ही कहूंगा ना। तो इंडिया क्या है? वो तो नॉन मुस्लिम, नॉन, टाइटल क्या है उसका? सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, लेकिन तो मैंने सेकुलर ही कहा ना मेरे भाई, तो मैंने सेकुलर ही कहा ना। अब वो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, आप मुसलमान मुल्क होके आप कादिरियत को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब पिछले दो सालों से तो यही हो रहा है ना, 3 साल से। ये तो दमे फिक्री है, यही वही तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वहां बांग्लादेश की जो मैं बात कहना चाह रहा था ना, आपने बीच में मुझे इंटरप्ट किया, मेरा हट गया मेरा ज़हन वहां से। बात में जो कहना चाह रहा था कि वहां पर अभी भी जो लोग इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, जो जिनकी रूट्स जो ना वो उन लोगों से मिलती हैं जड़े जाकर, कि जो बरसगीर पाक के अंदर इस्लामी नजरिए की बुनियाद के ऊपर तकसीम चाहते थे और मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान बनाया था। आज वो फिर मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं, वहां पर वो पुतले जला रहे हैं मोदी के, वो इसको नापसंद कर रहे हैं वहां आने को। ये है असल हकीकत वहां की। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कादियानियत को फरोग दे रहे हैं, कादियानियत को फरोग दे रहे हैं और इनसे दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं, जो हमारी हुकूमत ने अभी किरदार अदा किया है। जी जी, ये मैं चीज बताना चाहता हूं। है उसका आर्मी, भारतीय आर्मी चीफ ने बड़ी अजीब सी बात कर दी है जी, हम तो अभी सोचेंगे जब ये बर्फ पिघलेगी तो फिर देखेंगे। तो इसका मतलब झटक दिया ना दोस्ती का हाथ। वही वाली बात ना, ये बार बार कहते अब के मार तो बताऊं, वो लखनऊ की एक मिसाल है ना, एक तमाच पड़ा, दूसरा गल्ला आगे कर दिया, अब के मार का तो फिर बताऊंगा। अच्छा तूने 2 आज मार दिया, ठीक है, अगर तूने तीसरा मारा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने तीसरा भी जड़ दिया, उसका अच्छा ठीक है तूने तीसरा जड़ दिया, मैं बताता हूं तुझे, और दानों के बाद पतली गली से निकल गए। तो ये हमारे हुक्मरानों का किरदार है, ये हमारे इदारों का किरदार है, हुक्मरानों को छोड़िए, हमारे ये इदारों का किरदार है। हमारे बॉर्डर के ऊपर कितने हजारों की तादाद में इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए हजारों की तादाद में हमारे पिछले 25 साल के अंदर हमारे सिविलियन शहीद हुए और हमारे जवान शहीद हुए। अब आप देखें ना, अभी आपने खुद ही कहा कि इंडिया, बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो हमसे बहुत ज्यादा आगे चली गई है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये देखें ना, इसका कसूर, इसमें सिर्फ हुक्मरान कसूरवार नहीं है, इसमें इदारे भी मुलविस हैं। क्योंकि इसमें मुझे जानता नजर आता है कि पाकिस्तान में कुछ मखसूस जो इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो तो तरक्की कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे रह गया। चलो शुक्र है आज फारूक साहब ने मेरी बात की तायद कर दी, जो मैं हमेशा कहता हूं। हकीकत है वो तब करेंगे, ऐसे साफी हम तो जो हकीकत है वो करेंगे, किसी को कोई परेशानी होती है तो होते रहे, आई डोंट केयर। पाकिस्तान से जो है ना, जो मोहब्बत करता है सही मानों में, उसको गद्दार का टाइटल दे दिया जाता है। ये तो आम सी बात बन गई है, आम सी बात। अब ये तो इसका तो यही तो लंबा फिक्र है, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी और ये आने वाले 5-10 सालों में उम्मीद है ये और नीचे ही जाएगा, जिसकी अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आई। इसीलिए मैं इस हुकूमत के खिलाफ हूं। नहीं सही कह रहे हैं, जो हुकूमत के मैं देखें, आप दूसरा पॉइंट आपका क्या है? ये मुल्क में जो पेट्रोलियम की बात। अब आप देखिए बुरहान, पाकिस्तान, मैं दावे से ये बात कह रहा हूं, मैं दावे से ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के पास इतना पेट्रोल है, पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर, पाकिस्तान की मौजूदा हुदूद के अंदर, कि अगर ये पेट्रोल निकालना शुरू कर दें तो सऊदी अरब, यूएई वगैरह सबके भट्टे बैठ जाएंगे और वो होने नहीं देंगे। अच्छा नहीं, एक बात सुनिए, आप किस बात की एटमी पावर है? आपकी कितनी बड़ी 7 लाख 8 लाख की फौज क्या लेके बैठे हुए हैं? सारा पैसे पैसे खाते हैं ना, कमीशन लिया हुआ है। तो अब जब आप कमीशन लेके काम करेंगे तो खत्म हुई बात। फिर आप दूसरों पे निसार कर रहे हो। ओ भाई, खुद निसारी पे तवक्को करो। आपका सिर्फ एक इदारा कहता है जी हम मजबूत है। ओ भाई, तुम मजबूत हो किसके लिए? अपने लिए या मुल्क के लिए? ये बता दें हम। ये जिस दिन आप मुल्क के लिए मजबूत हो गए, हम आपको सलाम करेंगे, आपको सलूट पेश करेंगे, आपको अपने घर का भी लाके दे देंगे जो कुछ आपको चाहिए। जिस दिन आप मुल्क के लिए मजबूत हो गए, अपने लिए मजबूत हो तो ठीक है भाई, वो तो हर कोई हो।
ये तो अभी इस पाकिस्तान का तो मुझे तो जो नजर आ रहा है ना, ये एक ऐसा इसको लीडर चाहिए जो पीछे मुड़कर ना देखे, यस, जो सिर्फ आगे देखे, यस, जो उसको दुरुस्त ट्रैक। यहाँ पर खुमैनी की जो गुजर गई है ना, उस तरफ के इनकलाब की एक शदीद जरूरत है। और ये आने वाला है, आने वाला, ये रुक गया। अब आप देखिए ना, इन्होंने बड़ा गेम खेल लिया, इन्होंने जनाब रिजविया वोट बना के वो जो बड़ी बातें कर रहे थे ना, मैंने क्या कहा था, खादिम हुसैन की गलती जी, जो पहले धरने पे बैठे थे ना, वो इनकलाब आ गया था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जब एक दफा उठ गए ना, दोबारा कुछ नहीं होता, दोबारा जब बैठे थे कुछ नहीं कर सकेंगे, ये उठ जाएंगे, फिर उठ गए, अब क्या रह गया? अब कौन आप पे भरोसा करेगा? कोई नहीं करेगा। अब कौन आपके निकल कर आएगा? आपने एक दफा लोगों को बुलाया, शहीद हुए लोग वहां पर, बिल्कुल सही है, घर बार लोग छोड़ के मैदान में निकल के आ गए थे इनकलाब निज़ाम मुस्तफा के लिए, नाबूज़ रिसालत के लिए। आपने उनकी जज्बात का सौदा कर लिया, आप उठ के चले गए, फिर दोबारा मौका नहीं आता मेरे भाई। ये जिंदगी एक ही मर्तबा मौका देती है। वो बेचारे इस दुनिया से जा चुके हैं, जा चुके हो या कुछ भी हो, जो हमें लिए हमारे लिए तो मुश्किलात कर गए ना। बारह नहीं हो गए, नहीं उन्हें भेजा गया है यहाँ के प्लानिंग के तहत। मैं ये भी इस बात का भी मैं दावा करता हूं, मुल्क में जो पेट्रोलिंग का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। मेरा एक दोस्त है पीएसओ में बड़ी अच्छे क्लीदी ओहदे पर मौजूद है, मेरे साथ उसकी बातचीत होती रहती है। अब उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सही बात है। मसला ये है कि उसने क्या है कि यार इस कदर पेट्रोल है कि हमें समझ नहीं आ रही इसको कहाँ सेल करें, और ये कहते हैं मुल्क में पेट्रोलिंग का बहरान है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत ऐसा क्यों करती है। आप अच्छा, इसके पीछे हाथ किसका है? अफरा तफरी फैलाने में हाथ कुछ। अगर नियाजी साहब सिंसियर होते अवाम के साथ, अगर नियाजी साहब सिंसियर होते पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान के साथ, तो ये सारी चीजें अब तक देख चुके थे। उन्हें अपने कुत्तों से ही फुर्सत नहीं है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान है, छोटा सा डिवीजन है जी पंजाब का, साउथ पंजाब का। वहां पर 4 शुगर मिले हैं और चारों ही चल रही हैं जी। ये कहता चीनी नहीं है पाकिस्तान में। चीनी के रेलवे के जरिए चीनी पहुंचाई जा रही है, कुछ नहीं पता कहां जा रही है। कभी वो इंडिया की तरफ ट्रेन जा रही है, कभी वो अफगानिस्तान की तरफ, पेशावर की तरफ ट्रेन जा रही है। उसके बाद वो टाले हैं जो पैक्ड होकर जा रहे हैं, फुल स्मगलिंग हो रही है। और बॉर्डर किसके कंट्रोल में? इदारों की जरिए निगरानी हो रही है। मैं ये कहता हूं वो बात गलत है। ये कहते हैं मुल्क में चीनी शार्ट, मैं जो कहता हूं वो बात गलत है। मार्केट में चीनी का, मैं जो कहता हूं मुल्क को बर्बाद करने में किसका हाथ है? ये हमारे इदारे भी मुलविस हैं, बिल्कुल पूरे मुलविस इदारे। ये देखिए ना, एक सिक्योरिटी का एक इदारा है, उसको वो क्या अंधे हैं? उनको नजर नहीं आ रहा कि स्मगलिंग हो रही है। बयान दे देते हैं स्मगलिंग हो रही है। भाई स्मगलिंग को रोकेगा तुम्हारा मेरे मुंह से सुनेंगे, कौन रोकेगा? जो इतना इनको असला देके बिठाया हुआ है वहां पर, इतना इनको सैलरियां मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, तो इनकी ड्यूटी क्या है? पैसे देके ट्रक बस या उन ट्रकों को रोक कर आवाम के लिए वापस भेजना, बस यही तो अलमिया है। और हमारे जो हुक्मरान है पता है जी कैसे, इसलिए खामोश है ना कि उन्हें हुकूमत करनी है, उन्हें टाइटल को अपने बरकरार रखना है जी। मैं प्राइम मिनिस्टर। अवाम के लिए कौन सोचे? अवाम को जब तक अवाम खुद नहीं सोचेगी ना, पहले अवाम को सुधरना होगा। अब ये जब अवाम को सुधरेगी ना, फिर इनकलाब आएगा। अब ये देखिए, नदीम बाबर मामले खुसूसी पेट्रोलियम है, वो एक ओहदेदार बंदा था, वो जिसने निजाम चला उसको फारिग कर दिया, सेक्रेटरी पेट्रोलियम फारिग कर दिया। भाई इन दोनों बंदों को फारिग करने के पेट्रोल आ जाएगा। और पेट्रोल तो तुम जब उस पेट्रोल जहां से स्मगल हो रहा है वहां से पहले रोको, वहां से रोको। जहां से जिस लाइन पे से जा रहा है बाहर मुल्क से विदाउट टैक्स दिए, ये जा रहा है विदाउट टैक्स दिए जा रहा है भाई। अब ये देखें, वो एक पीटीएम जो एक तंजीम बनी है पठानों की, वो तो उसका जो मोहसिन दावड़ जो एमएनए है, उसने ट्वीट किया है कि जो वजीरिस्तान में जो डैम बन रहे हैं इसके खिलाफ हम ग्रैंड जरगा कर रहे हैं। साथ ही उसने एक और ट्वीट कर दिया कि अफगानिस्तान के डैम के लिए हम मुबारकबाद देते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। वो एक पाकिस्तान का एमएनए है, वो कह रहा है कि और उसी के इलाके में डैम बन रहा है, कहता है कि हम डैम नहीं बनने देंगे। इदारे फिर खामोश है। देखें इदारों की बेइज्जती तो आप ये देख ले कि हमारे नहीं करते। इदारों की बेइज्जती का आलम तो ये है कि हमारे असेंबली के फ्लोर के ऊपर, असेंबली के अंदर मौजूद लोगों ने नारे लगाए पाकिस्तान के खिलाफ। क्या किया इदारों ने? इदारों के खिलाफ आप बोलते, आपको कल उठा के ले जाएंगे, पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए। नहीं, ये तो कोई बात नहीं।
आप बोलते थे एक जनरल के खिलाफ, पाकिस्तान को गालियां निकाल इदारों के खिलाफ बोलते, पाकिस्तान के आईन गालियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इदारों को गाली नहीं पड़नी चाहिए, वो मुकद्दस गायें हैं। पिछले अदवार में लोग अपने परचमों के लिए जंगे कर लेते थे, जाने दे देते थे, ये तो डायरेक्ट गालियां निकाल रहा है, अब साहब मुखालफत कर रहा है। जी हाँ, और फिर इदारे खामोश हैं। वही तो कहा, इदारों को दे दें आप तोहिन अदालत कर दें, आपको फौरन अंदर फिट कर दिया जाएगा, जज साहब की तोहिन, अदालत की तोहिन हो गई। इदारा पाकिस्तान का कुछ नहीं, ये तो अभी पाकिस्तान को गाली बगे कुछ नहीं, कोई भी हुक्मरान सिंह से ये तो नहीं नजर आ रहा। हम तो समझते थे कि नहीं हमारे आएगी तब्दीली करेगी, ये तो उससे भी ज्यादा ये सबके बाप निकले हैं, ये सबके बाप निकले हैं। अच्छा, दूसरी दफा जो सबके बाप से याद आया, एक और बाप, सबसे बड़ा बाप यूसुफ गिलानी से वही में आ रहा था कि हमारा आपका पहला पॉइंट आपका ये था, मैं उसको आखिर में लेके। असल में देखिए बात ये है कि भागते चोर की लंगोट बली ना, उन्होंने बोला यार कुछ ना, आप कुछ अमरात तो मिलेंगी, समझदार, हम समझदार, आप यही खेले ना कि उनका भागते चोर की लंगोट पकड़ो, अब उन्हें नजर आ गया कि हमें मिलना मिलाना कुछ नहीं है, ये जो इदारे हैं वो उन्होंने जिसको सेलेक्ट किया वो उसको पूरा कराएंगे 5 साल। सही है। तो लिहाजा अब कम से कम अपोजिशन के वो लीडर ही बन जाओ, सही है ना। तो सेनेट के अंदर अपोजिशन के लीडर की उन्होंने सीट संभाल ली, अब अपोजिशन के लीडर को प्रोटोकॉल मिलता है, सारी चीजें होती है, इमरात होती है, सब मामला होते हैं, बिल्कुल। तो वही उन्होंने कहा ठीक है, अब अपने काम तो करेंगे, कुछ बिल्कुल कुछ चीजें तो हासिल करेंगे, कुछ मामला तो बनाएंगे बेहतर तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं, वो कर करा के इंशाल्लाह ताला वो देखें क्या होता है मुल्क के अंदर। मामला तो चलते हैं, चलते रहेंगे। ये आज अपोजिशन का लीडर एक कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। हुकूमत अभी जो है ना, जो हम कह रहे थे कि जो पीडीएम के गलत पॉलिसियों की वजह से, मैंने क्या कहा हमेशा, पीडीएम की गलत पॉलिसी की वजह से, अपने जाती मफादात को तरजीह देने की वजह से ये सारे मामला बिगड़ते रहेंगे और बिगड़ रहे और बिगड़ते चले जाएंगे, और हुकूमत जो है ना वो आगे बढ़ती चली जाएगी। ये हुकूमत को जो है ना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया, ये जो पीडीएम है ये हुकूमत को बाकायदा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल। हुकूमत को मौका मिल रहा है जी, हमें तो इन्होंने इंगेज करके रखा हुआ है, अपोजिशन वालों ने, हम सही काम नहीं कर पा रहे। ये सारे चले ठीक हो गए, प्रोग्राम का समय टाइम खत्म हो रहा है जी। नाज़रीन, उम्मीद आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए, और हमारे चैनल AQ ग्लोबल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।